लो। हो गया सबका? नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टेक्निक होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, और दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिकली सेट को तो दिमाग में यही रखो कि सेट होता क्या है, सेट होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन को एक तरीके से लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग उसके सारे मेंबर्स को लिखते हैं। जैसे हमने लिखा था कि वॉवेल्स के जो सेट है उसको अगर मैं दोनों फॉर्म में लिखता हूं तो इसको ए, ई, आई, ओ और यू, इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर उसके सारे मेंबर्स को मैंने लिख दिया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, या तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और फॉर्मूला इफ एनी। सबका एग्जांपल मैं बताते जाऊंगा, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म हो गया एक, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूं एक एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 ऐसे करके लिखता हूं। तो ये क्या है? ये क्या है? ऑल द इवन नंबर्स है। 2, 4, 6, 8, 10 आगे चल के जो भी जा रहा है वो क्या है? इवन नंबर्स है। इसको अगर मैं ये इसको इस तरह से लिखता हूं तो इसको क्या कहेंगे? इसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे। दूसरा तरीका क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इसको क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, नोट करो इसको। एक रोस्टर फॉर्म हो गया, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और एक दो तो एग्जांपल लेते हैं सेट का। जैसे हम लोग सेट को इस तरह से लिखते हैं, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ऐसा 1, 3, 5, 7, 9, तो हम लोग इसको सेट की फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए, सेट ए बिलोंग्स टू ऑल द ऑड नंबर लेस देन 10। जितने भी ऑड नंबर हैं 10 से कम हो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। आया समझ में? हेलो, आवाज आ रही है? तो इसको ये वाला चैप्टर इसको नोट करो।
अब अलग अलग तरह के सेट होते हैं, जैसे कुछ सेट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें पहला है जिसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अ सेट which do not have any element। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, नहीं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स नहीं है, अगर हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 विच आर लेस देन 3। तो तुम लोग बताओ कि ऐसा कोई भी 3 का मल्टीपल है क्या जो 3 से कम हो? नहीं है ना। यहां पर गिवन दैट नंबर इज नेचुरल नंबर, अगर ये नहीं लिखा रहेगा ना तब होगा, क्योंकि -3 अगर लिखते हैं -3 इज लेस देन 3 एंड -3 इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो यहाँ पर लेकिन ये दिया है गिवन दैट नंबर इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कोई सा भी है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल भी हो और 3 से कम भी हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 का मल्टीपल भी हो और 3 से कम भी हो। तो इसका सेट क्या बनेगा? इसका अगर सेट अगर बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो खाली रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, ये वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड। सेकंड हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, व्हाट इज अ सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट, अ सेट which consists of only one एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are multiple of 3 but less than 5। क्या होगा इसका आंसर? जो कि सारे नेचुरल नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 5 से कम भी होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3। तो यहां पर एक ही एलिमेंट है अंदर में, तो इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जिसमें कुछ नहीं है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे। जिसमें सिर्फ एक नंबर है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। सबका हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड वाला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट, अ सेट इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी काउंटेड।
जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर मैं ऐसा लिखता हूं स्टेटमेंट, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझे? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ। काउंट करोगे तो कितना? 1 2 3 4 5, 9 एलिमेंट्स है इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर n इज इक्वल टू 9, गिना जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। अगर वॉवेल्स की बात करें, ए ई आई ओ यू, ये सब सेट ऑफ वॉवेल्स हो गए, तो इनको भी गिना जा सकता है। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो गए? 5। तो इनको क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स इतने अधिक होते हैं कि काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे अ सेट इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर सकते अपन, कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उनके सेट को अगर हम लोग देखें तो इनको क्या कहा जाता है? उनको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अगर से नेचुरल नंबर को गिनोगे तो 1 2 3 करते करते ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम गिन ही नहीं सकते। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। आया समझ में बात? चलो नोट करो फटाफट। बन गया सबसे? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, टू सेट A and B will be called equal set if all the members of set A belongs to set B and vice versa। मतलब all the members of set A should belong to set B and all the members of set B will belong to set A। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, A is the set of all even numbers less than 10। All even numbers less than 10, numbers are natural numbers। numbers are natural numbers। और सेट बी अगर डिफाइन करता हूं, बी इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, numbers which are less than 10 and multiple of 2। तो
ए सेट को पहले बनाते हैं और बी सेट को बनाते हैं। ए सेट में क्या क्या होगा बताओ तो जरा। ऑल इवन नंबर्स जो 10 से कम है, तो 2, 4, 6 और 8, यही होगा क्या एक का सेट अगर बनाएंगे तो। और बी का अगर सेट बनाते हैं हम लोग, तो सेट ऑफ ऑल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड लेस देन 10, तो यहां पर भी 2, 4, 6 और 8 ही होगा क्या। अब ए और बी को कंपेयर करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इट इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इट इज इक्वल टू 4। ए में जो जो एलिमेंट है वही बी में भी एलिमेंट है, सो ए एंड बी विल बी कॉल्ड इक्वल सेट्स। आया समझ में। ए और बी को क्या कहा जाएगा, इक्वल सेट कहा जाएगा। चलो नोट करो फटाक से। अभी नहीं आ रहा लेकिन सिस्टम में इसमें पूरा दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, किसी का नहीं होता है नोट तो रुकवा लिया करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए समझना बात को। इन इक्विवेलेंट सेट टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if number of elements in set A is equals number of element in set B in set B। देखो इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, एग्जांपल 1, A is the set of all even number, all natural even numbers less than 20, and B is the set of all natural odd number लेस देन 20। तो अगर ए को हम लोग बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये आएगा। और बी को अगर हम लोग बनाते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितना होगा इसको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इट इज इक्वल टू 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए क्या, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 हो गए यहाँ पर। ठीक है, लेस देन इसको 19 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 19 वाला पार्ट हट आएगा। एक मिनट, ये 19 वाला पार्ट हो गया, 3 और 3 6 और 3 9। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इट इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9, हाँ दोनों बराबर हो गया। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड इट इज इक्वल टू 9। सो सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्वल होने के लिए क्या है, नंबर भी बराबर होना चाहिए और उसके अंदर के मेंबर्स भी सेम होने चाहिए इक्वल होने के लिए। लेकिन इक्विवेलेंट होने के लिए क्या है, सिर्फ नंबर बराबर होना चाहिए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई डाउट है क्या। हाँ, इक्वल के लिए देखो इसका ध्यान रखना सभी लोग। हाँ, इक्वल अगर रखना है ना, इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इक्वल होने के लिए नंबर भी बराबर होना चाहिए और सेम टू सेम मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए,
इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ नंबर इक्वल हो जाएगा तो भी वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। आया समझ में बात? चलो नोट करो, नोट करो। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछो, किसी को भी डाउट होगा तो पूछो। हाँ गलत हो जाएगा, करली ब्रैकेट ही लगाना है। ठीक है, कोई और ब्रैकेट नहीं लगाना है, करली ब्रैकेट ही लगाना है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको कहा जाता है सबसेट। सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या है? द सेट the subset is a subset is the part of set। सबसेट क्या होता है? सबसेट जो होता है वो पार्ट होता है, ठीक है। इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ set B if every element of set A belongs to every element of is belongs to set B। सारे एलिमेंट ए के सेट जो होंगे उसको वो सेट बी में भी मौजूद हों। उसको अगर सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है? सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है, कई लोग ये सिंबल में ही परेशान हो जाते हैं। ए ऐसा यू लिखते हैं, यू के बाद ऐसा नीचे एक सिंबल, इसका मतलब ये होता है, इसका मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल बी इट इज इक्वल टू सेट ऑफ all natural numbers between all natural numbers less than 10। तो अगर सेट बी को हम बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 नहीं आएगा, 9 तक ही आएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बी को डिफाइन, ए को डिफाइन करता हूं, ए इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। तो अगर मैं ए को डिफाइन करता हूं तो ए 2 4 6 और 8। अब ये देखो, एक ए में जो जो एलिमेंट है क्या वो बी में भी एलिमेंट मौजूद है क्या? ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 4 है तो बी में भी 4 है, ए में 6 है तो बी में भी 6 है, ए 8 है तो बी में भी 8 है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी बट नॉट बी इज द सबसेट ऑफ ए। याद रखना, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है,
तो total elements present in B are not present in A, but total elements that are present in A, they are present in B also. So that is why A is the subset of B, but B is not subset of A. याद रहेगा, सबसेट का मतलब क्या हो गया, सेट के अंदर कुछ दूसरा सेट बन जाए उसको क्या कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो नोट कर लो फटाफट। किसी पर्टिकुलर चीजों से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट ऐसे करके लिखते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता उसको ना सेट को, जैसे इनफाइनाइट सेट होता है ना, उसको रोस्टर फॉर्म में जनरली हम लोग नहीं लिखते, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। हाँ, फाइनाइट को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट को, फाइनाइट तो गिना जा सकता है ना, तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। हो गया लिखना? चलो अब कुछ कुछ टर्म्स जो हैं इसमें, इससे रिलेटेड देखो, सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी में नोट कर लेना, थोड़ा सा छूट गया। सिंबॉलिकली सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ x belongs to A represent x belongs to B। ठीक है, इसका मैं तुमको मीनिंग बताना चाह रहा था, इसको अगले पेज में बताऊंगा। ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है इसको समझना जरूरी है, ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ऐसा जो सिंबल दिखेगा ना कहीं पर, इसका मतलब ये है कि A इज द सबसेट ऑफ B when या if all any element x which belongs to A must also belong to B। ये जो है ना, ये ऐसा ई वाला जो सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक। और ऐसा एरो वाला सिंबल होता है मस्ट बिलोंग टू। समझे? कोई भी क्वेश्चन तुमको आएगा ना, तो ऐसा सिंबॉलिकल क्वेश्चन बहुत आता है, और सिंबॉलिकल क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दिया है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझना बहुत जरूरत है। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल का मतलब होता है सबसेट। ठीक है, जैसे क्या है, अब देखो ऐसा दिया रहेगा तो इसमें दो चीज रहेगा, एक यहाँ पर कुछ रहेगा एलिमेंट, और यहाँ पर एलिमेंट होगा, तो इधर जो एलिमेंट होगा वो होगा सेट, और इधर जो एलिमेंट होगा वो सबसेट होगा। मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, नॉट ए इज द सेट ऑफ सबसेट बी, ऐसा नहीं बोल सकते। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ए जो है सबसेट है सेट बी का, ऐसा पढ़ना है। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं टॉपिक कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, पहली प्रॉपर्टी है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट के एलिमेंट खुद के एलिमेंट से मिलेंगे ही मिलेंगे।
इसलिए पहला पॉइंट हो जाएगा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। जितने भी सेट्स हैं वो सब का एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो वो सबके में होगा ही होगा। और थर्ड पॉइंट है हमारा टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a finite set containing n elements is 2 का पावर n। ठीक है, ये वाला जो है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहले जो दो हैं ये खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पढ़ना कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, सेकंड, हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है ना हम लोग को सॉल्व करने के लिए आ सकता है, तो उसको हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी सबसेट आर पॉसिबल इन अ सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 9। तो ये 2 4 एक सेट दिया हुआ है, तो इसको कितने सारे सबसेट बन सकते हैं? करना क्या है, इसको गिनना है। नंबर कितना है, n इज इक्वल टू 5, नंबर को गिनना है। इस सेट में कितने हैं, गिनती 5। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालना है? टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट फॉर्मूला से निकालना है। इट इज इक्वल टू 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। तो टोटल 32 पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं इसमें। चलो 2-3 क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं, तुम लोग अपने आप से बनाना सारे लोग। हाउ मैनी, क्वेश्चन वही है, हाउ मैनी सबसेट आर पॉसिबल। पहला क्वेश्चन है, पहला जो सबसेट है इसका दिया हुआ है 3 5 7 9 11। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया ऐसा दिया, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। और यहां पर तुमको दिया बी इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स which are multiple of 3 and less than 15। समझ में, 3 अलग अलग रूप में दिया हूं। ये तुमको रोस्टर फॉर्म बना के दे दिया, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिया हूं, और यहाँ पर भी सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दूंगा आगे, चलो इसको पहले नोट कर लो।
हम्म, इसमें नंबर कितना है, नंबर इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 5, मतलब आ जाएगा 32। एक मिनट, सेकंड वाला इसमें नंबर कितना आया, 9 आया कि 10 आएगा? लेस देन 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि मैंने होल नंबर का है ना, तो होल नंबर में जीरो भी होता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 होगा, 2 का पावर 10 मतलब 1024 आएगा। इसका इसका बनेगा 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4, n की वैल्यू हो गई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का पावर 4, मतलब आ जाएगा 16। आया समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन और जिसमें फॉर्मूला रहेगा, इसको बना, जैसे a n+1 a is equal to n+4, where n belongs to natural number less than 20, लेस देन 5 लिखता हूँ, 20 नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा लिखता हूँ। तो इसको तुमको बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तुमको फॉर्मूला दिया हुआ है, a इज इक्वल टू n+4, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर शुरुआत कहाँ से होता है, 5 1 से, तो a बराबर 1+4 पहला बना, फिर a बराबर 2+4 दूसरा बना, a बराबर 3+4 तीसरा बना, a बराबर 4+4 चौथा बना। और नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन 5 का है। तो ये क्या हो जाएगा, 1+4 हो जाएगा 5, 2+4 हो जाएगा 6, 3+4 हो जाएगा 7, 4+4 हो जाएगा 8। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 मतलब आ जाएगा 16। आया बात समझ में? अब जैसे मान लो ऐसा लिखता हूँ, b बिलोंग्स टू x+5/3, या सिंपल x/3 लिख देता हूँ, x/3 where x belongs to whole number with multiple of whole number less than 12 and multiple of 2। ठीक है, ये हमें लिखना, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, b बनेगा तुम्हारा, देखो होल नंबर लेना है, ठीक है, और 2 का मल्टीपल भी लेना है। तो पहले सबसे छोटा है, कैसे एक बनेगा, क्यों? मल्टीपल ऑफ 2 2 नहीं होता, तो एक तो 2/3, फिर मल्टीपल ऑफ 2 में आ जाएगा 4/3, फिर मल्टीपल ऑफ 2 में 6/3, फिर मल्टीपल ऑफ 2 में 8/3, फिर मल्टीपल ऑफ 2 में 10/3। अब 12 को नहीं ले सकते हम लोग, तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा नंबर कितने हो गए 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 का पावर 5 मतलब हो गया 32। मैंने ये कहा कि यहाँ पर खाली इंटीजर ही आना चाहिए, मैंने तो ये नहीं कहा, यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ सकता है भाई। यहाँ पर होल नंबर लेस देन 12 बोल रहा हूं मैं, होल नंबर लेस देन 12 एंड हाँ मल्टीपल ऑफ 2 बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बात? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ये सबसेट बनाना, या सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको कहा जाता है इंटरवल्स रिलेटेड टू सबसेट।
intervals related to subset of real numbers। ठीक है, ये इंटरवल भी बहुत काम का चीज है, बहुत ज्यादा काम का चीज है। सबसे पहले इंटरवल को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसको पहला कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या था, इसको डिनोट किया जाता है ऐसा पैरेंथेसिस से, ए कॉमा बी से डिनोट किया जाता है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स which are greater than a but less than b। मतलब सारे रियल नंबर्स जो a से बड़े हों और b से छोटे हों। जैसे अगर मैं लिखता हूं ऐसा 2,10, तो तुमको क्या करना है, 2 से लेकर के 10, मतलब सारे सेट को तुमको बनाना है। 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब तुमको क्या करना है, तुमको 2 से लेकर के 10 तक पूरा लेना है, 2 और 10 को नहीं लेना है। 2 से बड़ा और 10 से छोटा सारे रियल नंबर्स को लेने। तो 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, ये ले लिए। अगर इसी में मान लो दूसरा पूछा रहता क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है इंटरवल जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करना मतलब ऐसा, इसको ए बी, यहां पर ए और बी इंक्लूडेड है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसमें ए एंड बी को दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं 2,10, सॉरी इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूं 2,10, तो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा का पूरा सेट बन जाएगा हमारा। आया समझ में, नोट कर लो। एक लास्ट बच्चा है, इसको नोट कर लो पहले, फिर लास्ट बच्चा बता देता। तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। जैसे ऐसा लिखेंगे ए कॉमा बी, इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर ऐसा लिखा है 2,3, तो एक तरफ पैरेंथेसिस है, दूसरे तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जिस तरफ पैरेंथेसिस है उसको नहीं लेना है, सॉरी 2,3 लिख दिया, 2,10 होना चाहिए, 2,10 ले लेता हूं। मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 के अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा लिया जाता है। आया बात समझ में। मतलब जिस तरफ पैरेंथेसिस है उस नंबर को नहीं कंसीडर किया जाता, उससे ऊपर वाले नंबर को कंसीडर किया जाता है। जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है उस नंबर को कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से अगर मान लो ये लिखा रहता, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बना है 2,10, पैरेंथेसिस यहां पर लिखा है, इसको ओपन और क्लोज इंटरवल दोनों कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों है। तो इसको क्या कहां से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग 10 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है। तो जिस तरफ ओपन इंटरवल है उस नंबर को कंसीडर नहीं किया जाता, बाकी को कंसीडर किया जाता है। समझ में आ रहा बात। तो ये हमारा हो गया टोटल इंटरवल के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब जब वेन डायग्राम के ऊपर है, तो वेन डायग्राम मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे।
वेन डायग्राम, ये जो है वेन डायग्राम और यूनिवर्सल सेट, ये सब मैं कल बताऊंगा। ये सेट मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन का ही है, फिर सेट हमारा खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। इसकी वेटेज भी ज्यादा नहीं है ना, लेकिन है बहुत इजी चैप्टर। ठीक है, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। हाँ, 23 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अरे वो एक ना पूरा सेक्शन सेट होता है, पूरा सेक्शन है, इससे रिलेटेड 2-3 चैप्टर हैं, वो सबसे मिल करके आते हैं, सेट से नहीं आते हैं। अगर इसी से 23 दे देंगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं भाई, बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो 23 मार्क इसी से दे देंगे तो बाकी से क्या देंगे। ठीक है, तो इसलिए, और ये इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जाएगी इसमें, है ना। चलो आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहीं पर। और हम्म, हम्म।